मॉर्निंग गर्ल्स। परसों के लेक्चर में हमने अवसादी शैलों का वर्गीकरण प्रारंभ किया था और वर्गीकरण में हमने चट्टानें चूर्ण से निर्मित जो हैं क्लास्टिक जो रॉक्स हैं उसके बारे में देखा था। आज हम देखेंगे रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टानें। रासायनिक पदार्थों से निर्मित चट्टानों में बच्चों कार्बनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैलें होती हैं, चूना प्रधान शैलें होती हैं और इन रासायनिक पदार्थों का मतलब ये हुआ कि क्योंकि तुम्हें पता है कि चट्टानें क्या है, बेसिकली चट्टानें खनिजों का कॉम्बिनेशन है ना, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स है। चट्टानों मिट्टी जो है वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, और रॉक्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, संगठन ऑफ मिनरल्स का खनिजों के संयोजन से, संगठन से ये निर्मित होती हैं। अब क्या होता है, जब धरती पर आंतरिक बल हो जाते हैं तो उन आंतरिक बलों के द्वारा जो चट्टानें बनती हैं, उसके बाद पर्वत, पठार, मैदान, जो भी झीलें, तालाब, जो भी धरती के ऊपर जो उच्चावच हैं, समुद्र से ऊंचे उठे हुए जो भूभाग हैं, उच्चावच, वो सारे के सारे उनके ऊपर बाह्य कारक जो हैं अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कोई चट्टान ऊपर उठी है, यानी चाहे वो पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे वो हिल हो, चाहे मिट्टी क्रस्ट है, उस पर हवा चल रही है, नदी का कोई क्षेत्र तो नदी बह रही है, हिमानी का क्षेत्र तो हिमानी बह रही है, तो इस प्रकार से उन पर बाह्य कारक जो हैं अपना काम करते हैं। अर्थात बहते हुए जल के साथ कुछ घोलक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। जब ये धरातल के संपर्क में आते हैं तो धरातल के नीचे चट्टानों में ये पानी एंटर होता है और चट्टानें घुलनशील पदार्थ घुल करके जल के साथ मिल जाते हैं। ऐसे दबाव कम होने पर, जल के प्रवाह गति में कमी आने पर, जल के वाष्प में परिवर्तित या परिणित होने पर ये पदार्थ जम जाते हैं, और इस प्रकार से निर्मित होने वाली चट्टानों को हम शैल खरी, हरसोट, जिप्सम, नमक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पोटैश आदि के द्वारा जानते हैं। अर्थात बच्चों, ये सारे पदार्थ घुल करके या बहा करके या हवा के द्वारा बहा करके या पानी के द्वारा बहा करके या चूना क्षेत्र में जैसे चूना घुला तो चूना निर्मित शैलें अलग बन गई, है ना। तो जहाँ जिस प्रकार से उन चट्टानों में कॉम्बिनेशन होता है, ये सारे कारक, बाह्य कारक निरंतर कटाव का काम करते हैं, निरंतर अपर्दन कर रहे हैं। अपर्दन के द्वारा परिवहन हो रहा है, परिवहन के द्वारा अपक्षय हो रहा है। यानी कोई भी प्राकृतिक बाह्य एजेंट जैसे सूर्यताप, हवा, जल, दाब, ये सब क्या है? ये सब का सब इन चट्टानों के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, और सारे ये बह करके एक दूसरे स्थान पर जाकर ये जमा हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ घुलनशील के द्वारा बनी चट्टानें, कुछ बहाव के द्वारा, तो इस प्रकार से ये रासायनिक क्रिया द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब कार्बनिक तत्वों में बच्चों जो हम मानेंगे वो आएगा तीसरा क्लासिफिकेशन अवसादी शैलों का, यानी कि वो शैलें, वे अवसादी शैलें जिसमें जीव जंतु, वनस्पति के अवशेषों से इन शैलों का निर्माण होता है। और इसमें खास करके आएगा चूने व कार्बन अंश। जैसे अपन बोलते हैं ना कि इस जगह पर अवशेष मिले, यानी जैसे हम बोलें जैसलमेर में फॉसिल्स मिले, जीवाश्म मिले चट्टानों पर, जिससे ये पता चला कि जैसलमेर राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये समुद्र के अंदर था, है ना। तो अवशेष से निर्मित चट्टानों में तीसरे प्रकार हो गए चूना पत्थर शैलें, वापस इसमें आ जाएंगी, डोलोमाइट आ जाएगा। अब देखिए चूना पत्थर शैलों में बच्चों इन चूना पत्थर प्रधान शैलों का निर्माण किसी जलाशय में, किसी सागर में जीवों के अस्थि पंजर या वनस्पतियों के द्वारा या झील में इस प्रकार से जो अवशेष मिलते हैं जिनमें चूना की प्रधानता होती है, तो इसको हम चूना निर्मित शैलें बोलते हैं। रासायनिक अपचय में कार्बन डाइऑक्साइड का जल से संयोग होने से चट्टानें कैल्शियम से अलग होकर के कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, यानी कार्बन और कैल्शियम दोनों एक जब इकट्ठा जाता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। घोल के द्वारा ये बनता है, कैसे? घोल के द्वारा, भूमिगत जल जैसे ना घोल, या सागरों में नदियों के द्वारा जो घोल सागर के अंदर चला जाता है, जैसे प्रवाल भित्तियाँ, शैवाल, फोरामिनीफोरा आदि जीवों अपनी हड्डियों, अस्थि पंजरों के निर्माण से पानी में घुलित कार्बोनेट को ग्रहण करते हैं और इनकी मृत्यु पर इनकी हड्डियाँ
परतों के रूप में संगठित हो जाती हैं। जिस प्रकार इस तरह से चूना पत्थर का निर्माण होता है। लाइमस्टोन जो है, चूना पत्थर मतलब लाइमस्टोन, रासायनिक अपक्षय में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब ये सॉफ्ट होता है। लाइमस्टोन जो होता है मुलायम होता है, इससे घुलनशीलता की प्रक्रिया इसमें सबसे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से चट्टानों में मैग्नीशियम और कैल्शियम के दोनों कार्बोनेट होते हैं, तो उसे हम डोलोमाइट कहते हैं। मतलब डोलोमाइट में लाइमस्टोन तो है ही, मैग्नीशियम भी है उसमें और कैल्शियम भी है। तो इस प्रकार से खड़िया मिट्टी लाइमस्टोन का प्रकार है। फिर फोरामिनीफोरा बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे जीव हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में समुद्रों में पाए जाते हैं, तो इनके कैल्शियम कार्बोनेट संगठित होते हैं। दूसरा बच्चों है कार्बन प्रधान शैलें, कार्बोनेसियस रॉक्स, जिनका निर्माण वनस्पतियों के अवशेष से होता है ना। वनस्पति जब जैसे बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया या भूकंप विस्फोट हुआ, तो जहाँ बहुत हिट होता है वनस्पति, समुद्री लहरों का समुद्र तल बढ़ गया, तो जहाँ जहाँ वनस्पति दब जाती है उसके अवशेष से जो फॉसिल्स बनते हैं, उस प्रकार से कार्बन प्रधान शैलें बनती हैं। जैसे मैंने पहले चैप्टर में जब वैगनर थ्योरी पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड में पिनाइन पर्वत माउंटेन्स जो हैं कार्बन मतलब यानी कोयला उसमें मिलता है। तो यानी आज के समय में यदि आप देखो तो वो तो हिम क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र का उत्तरी भाग एक तरह से, तो वहाँ कार्बन कैसे मिल गया, वहाँ कोयला कैसे मिल गया। तो कहने का मतलब किसी ज़माने में यानी सिल्यूरियन एज में 0 डिग्री की विषुवत रेखा आपके उस तरह से बांटती थी, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में तिरछा था मतलब। तो वो मैंने आपको मैप में बताया। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे विषुवत धरती के ऊपर विषुवत रेखा की स्थिति बदली, वैसे वैसे जलवायु के आधार पर परिवर्तन आया, और जब कोयला दबा, वनस्पति ज़मीन में दबी, तो हज़ारों लाखों साल के बाद तापमान और दाब के कारण वो कोयला बन गया, और इस प्रकार से वो कोयला कालांतर में कार्बन शेल्स के रूप में निर्मित हुआ। तो जैसे नया कोयला है तो वो आपका विटुमिनस है, लिग्नाइट है, और एंथ्रासाइट नया है तो पीट है और लिग्नाइट है, और पुराना है यानी बहुत हज़ारों सालों में दबाव पूर्ण कोयला बन गया है, तो वो आपका एंथ्रासाइट और विटुमिनस है, जिसमें एंथ्रासाइट में 90% कार्बन होता है और विटुमिनस में 70% कार्बन होता है। तो इस प्रकार से कार्बन जो है वनस्पतियों के फॉसिल से, ये वनस्पतियों के दबाव और जमाव से बनते हैं। अब तीसरा प्रकार का जो कार्बनिक अवसादी शैल हैं वो हैं सिलिका प्रधान शैल। सिलिका प्रधान शैलों में जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। सिलिका जो आपके बालू के कण हैं धरती के क्रस्ट के ऊपर, इसको हम सिलिका प्रधान बोलते हैं। इसका निर्माण बेटे रेडियोलेरिया, स्पंज, जीवों व डाइटन पौधों के अवशेष से होता है। ये बातें याद करने की बच्चों, जीके में आएगा ये। समुद्र का जब हम समुद्र की तली पढ़ेंगे तब ये सारे वर्ड्स आपको फिर जीवों के नाम सुनने को मिलेंगे। तो सिलिका का निर्माण किससे होता है? रेडियोलाइरिया क्या है? ये एक जंतु है। स्पॉन्ज भी जंतु है। डाइटन पौधे हैं, इनमें सिलिका बहुत ज़्यादा मिलता है, और अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण इस आधार पर हम सिलिका प्रधान चट्टान भी कहते हैं। अब बच्चों वापस से सुन लीजिए कि सिलिका प्रधान शैलों में रेडियोलाइरिया, स्पंज और डाइटन पौधों के अवशिष्ट होते हैं। कार्बन प्रधान शैलों में आपके कार्बन होता है वनस्पति के अवशेष के जमा होने से, है ना। और आपका जो चूना प्रधान है उसमें कैल्शियम सिर्फ होता है, तो लाइमस्टोन होता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बन दोनों एक साथ हो जाते हैं इकट्ठा, तो इस प्रकार की चट्टानें जो हैं वो आपकी बनती हैं लाइमस्टोन। और डोलोमाइट बनता है लाइमस्टोन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, है ना। तो लाइमस्टोन, मैग्नीशियम और कैल्शियम से डोलोमाइट बनता है। तो ये आप ये याद रखेंगे। और इसमें मेन जो भूमिका बनाती है वह भूमिका आती है वो आती है फोरामिनीफोरा नामक जीवों की। इस प्रकार से बच्चों तो हमने आज देखा चट्टानी अवसादी चट्टानों के दो भाग देखे, रासायनिक तत्वों के निर्मित अवसादी चट्टानें और कार्बनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैलें। तो ये शैलों का आर्थिक महत्व देख लीजिए बेटा। पहला जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कार्बन, है ना। कार्बन मतलब कोयला जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। अवसादी शैलों में वनस्पति या जीवाणु के सड़ने से
पेट्रोलियम पदार्थों जैसे बेंजीन, केरोसिन, फेराफिन, तारकोल और केरोसिन, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं आप, केरोसिन, ये बहुत मिलता है। और बालू का पत्थर व चूना पत्थर में तेल के भंडार पाए जाते हैं, ये याद रखना है। बालू का पत्थर और चूना पत्थर में, बालू का पत्थर मैंने परसों बताया था आपको, चूना पत्थर में। तीसरा है अवसादी शैलों में भूमिगत जल के धरातल के आसपास आपके अवसादी शैलें जो हैं भूमिगत नहीं, आपका अंडरग्राउंड वाटर के आसपास अवसादी शैलें मिलती हैं। चौथी इसकी इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिकली, बालू का पत्थर, चूना पत्थर मृत्तिका तथा भवन निर्माण सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा, अवसादी शैलों के ऊपरी परतों में उपजाऊ दोमट और जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसका कि कृषि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोग है। और उत्तरी चीन में जो लाओस जो है यानी फाइन येलो मिट्टी, मतलब पीली मिट्टी, वो तो पीले रंग के कारण वांग नदी के साथ जमाव होता है। हो मीन्स नदी, क्यांग मीन्स नदी, तो चाइना में वैंग नदी है और हो लगा दो तो हिंदी में हम नदी बोलते हैं, तो वैंग हो गया चाइनीज़ में। यांगसिटी नदी है, क्यांग लगा दो तो यांगसिटी क्यांग। तो लाओस जो है वो एक बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत घनी उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है। और जैसे लाओस बनती है चीन के अंदर वायु के जमाव से, ऐसे ये मध्य यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रेरीज और स्टेपीज जो घास के मैदान हैं वो भी ऐसी इस प्रकार की मिट्टी से बने। परंतु जहाँ हिमानी का जमाव सबसे ज़्यादा मिलता है तो उसको हम हिमोड़ मिट्टी कहते हैं, ग्लेशियटिक सॉइल, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आज की हुई हैं अवसादी शैल। और तीसरे प्रकार की शैल, ये दो प्रकार की होंगी, तीसरे प्रकार की है कार्यांतित शैल। तो कार्यांतित को इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मेटा मतलब परिवर्तन, मॉर्फिक मतलब आकृति, जिनकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। वॉरेस्टस के अनुसार शैलों में विघटन हुए बिना ही उनकी आकृति और संगठन में परिवर्तन होने को कार्यांतित शैल कहते हैं। अब तक मैंने क्या बोला था कि चट्टानों में विघटन हो रहा है, मिट्टी का कॉम्बिनेशन हो रहा है, परंतु यहाँ चट्टानों में कोई विघटन नहीं हो रहा है। बिना विघटन हुए ही उनके आकार और उनके संगठन या उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। बहुत अधिक दबाव धरातल के ऊपरी भाग से पड़ता है और तापमान पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है। इस प्रकार से इन शैलों का निर्माण जो है वो इस प्रकार से मेटामॉर्फिक रॉक्स या आपकी कार्यांतरिक चट्टानें बनती हैं, रूपांतरित चट्टानें भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इनके संगठन में कोई वो नहीं होता है, पर उनकी आकृति अपने आप बदल जाती है अत्यधिक दाब और ताप के कारण। इस प्रकार से बच्चों इन शैलों में जो है भूगर्भिक ताप, दाब, जलवाष्प, भूगर्भिक हलचल आदि के मूल गुण अत्यधिक परिवर्तित हो जाते हैं और इनकी जो मूल स्वरूप होता है, जैसे आग्नेय शैल है या अवसादी शैल है, उनका स्वरूप बदल जाता है, तो नया आकार बन जाता है। जैसे हम बोलें कि कार्बन जो है बहुत सालों तक ताप और दाब पड़ा रहे तो ग्रेफाइट बन जाता है ना। और ग्रेफाइट बहुत सालों तक धरती के अंदर पड़ा रहे ताप और दाब के अंदर तो वो हीरा बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने मेटामॉर्फिक रॉक के रूपांतरण की बात करी और इन शैलों का रूपांतरण हो जाता है या पुनः रूपांतरण होता है या अति रूपांतरण होता है। इंटेंस मेटामॉर्फिज्म होता है इसलिए, ठीक है। तो तापीय रूपांतरण से चट्टानों का निर्माण होता है जो मैग्मा और उसके संपर्क में आती हैं। चूने का पत्थर जो है वो गर्म लावा डाइक में परिवर्तित हो जाता है और चूना बाद में डाइक बनने के बाद उसमें ताप और दाब बहुत अधिक पड़ता है तो संगमरमर बन जाता है। और क्षेत्रीय गतिक रूपांतरण होता है बच्चों। इस प्रकार ये घटना जो घटित होती है इसमें ताप और संपीड़न दोनों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, तो ये मुड़ जाती हैं, मुड़ करके चट्टानें नीचे ज़मीन के अंदर बहुत गहराई से चली जाती हैं और संपीड़न के कारण ताप से चूना पत्थर, संगमरमर, शैल, स्लेट और फिर विटुमिनस कोयला ये स्लेट में बदल जाती है, जैसे विटुमिनस कोयला जो है वो एंथ्रासाइड में बदल जाता है ना। तो ये इस प्रकार से जलीय रूपांतरण में लाइमस्टोन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अवसादी शैलों में जैसे आपका बालू का पत्थर है वो क्वार्ट्ज और सिर्ट्स बन जाता है, शैल है वो स्लेट है या अब्रक्शिट्स बन जाती है, स्लेट है वो फाइलाइट बन जाती है, चूना पत्थर डोलोमाइट है वो संगमरमर बन जाता है, लिग्नाइट विटुमिनस एंथ्रासाइड बन जाता है
कोयला ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाता है। ये आपके हैं आग्नेय शैल में ग्रेनाइट नीस बन जाता है, ग्रेबेनियम बन जाता है, बेसाल्ट्स और राइलोराइट शीट्स बन जाता है, पेरिडोलाइट जो है आपका स्पेलेराइट ज्वालामुखी राख अभ्रक शीट बन जाती है या फेलेसाइट बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।